अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज कॉशी सीक्वेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ सीक्वेंस x इज इक्वल टू x1 ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी अ कॉशी सीक्वेंस इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन is greater than 0 there exists a natural number is h of epsilon such that xm minus xn modulus is less than epsilon for all the m n is greater than equal to h of epsilon। असल में हमारे पास ये जो दो टर्म्स मैंने यहाँ लिखी, ये दोनों की दोनों मेरे पास क्या है, बोथ आर अ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस के टर्म के बारे में इसमें बात हो रही है। कहने का मकसद ये है, देखें अगर आप एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं, इधर मैं लिखती हूँ। देखें कन्वर्जेंट में हमने कुछ ऐसी ही चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने कहा कि उसमें एक हमारे पास टारगेट था कि जो सीक्वेंस है वो पूरी की पूरी किसी एक नंबर की तरफ अप्रोच करती है, कि उस नंबर का उस सीक्वेंस के हर टर्म के साथ, सॉरी अगर एक्स एन में यहाँ पर लिखती हूँ तो एक्स एन माइनस एक्स, इट मीन्स दैट कि उस सीक्वेंस का हर नंबर, उस सीक्वेंस के अगर हर नंबर का अब उस जो लिमिटिंग पॉइंट है उससे डिफरेंस लूँगे तो वो हमेशा किसी एक एप्सिलॉन से, जो एक बहुत छोटा नंबर है, उससे भी लेस आएगा। ठीक है, हमें कन्वर्जेंट की डेफिनेशन तो ये कहती है, इसके अंदर हमारे पास एक टारगेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पॉइंट से चले हैं तो हमारे पास एक पॉइंट पर जाकर हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। इट मीन्स कि अगर कोई सीक्वेंस चल रही है तो उसका कहीं ना कोई लिमिटिंग पॉइंट होगा। इस चीज़ का यही मतलब है ना जब हम किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात करते हैं। लेकिन अब जब आपसे कॉशी सीक्वेंस की बात की जाएगी तो कॉशी सीक्वेंस में कहता है कि अगर आप यहाँ पर x1, x2, x3 ले रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके हर नंबर का डिफरेंस जब आप लेते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आप जब दो का डिफरेंस लेंगे तो वो बहुत ही छोटा नंबर होगा, इतना छोटा नंबर होगा कि वो किसी एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। इट मीन्स कि ये हर नंबर के लिए ये चीज़ क्या करती है, इसको सेटिस्फाई करती है। दैट इज़ अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमने एक, फॉर एग्जाम्पल हर टाइम, जैसे अगर हमने किसी भी डिस्टेंस को तय करना है और हर एक घंटे के बाद हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, हमारा जो डिस्टेंस की स्पीड है वो कम हो जाती है, आधा मिनट। उसी चीज़ को लेते हुए एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हम यहाँ पर आके अपने उसी पॉइंट पर ही स्टॉप कर जाएं। ठीक है, यानी हमारा घंटा भी गुजरे, यानी आवर भी गुजरे, लेकिन हम अपने उसी पॉइंट से आगे मूव ही मत करें। मीन्स क्या कि इसका हर एक नंबर यानी हर सीक्वेंस के दोनों टर्म्स क्या करें कि उसका जो मॉडुलस होगा वो किसी एक छोटे नंबर से हमेशा 0 होगा, जिसमें हमारे पास m क्या होगा और जो n होगा वो ऐसे दो नंबर्स होंगे जो कि हमेशा ग्रेटर और इक्वल होंगे किसी एक h ऑफ एप्सिलॉन के। और h ऑफ एप्सिलॉन मैंने यहाँ जिक्र कर दिया कि दैट इज अ नेचुरल नंबर, कि जस्ट ये कोई एक नेचुरल नंबर है, उस एक नेचुरल नंबर से वो m और n हमेशा ग्रेटर होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि कॉशी सीक्वेंस में हम कोई सी दो टर्म्स की बात करते हैं और जबकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हम जस्ट एक लिमिट पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं जिसमें हमारा एक टारगेट होगा। आई होप कि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कॉशी सीक्वेंस में हम टर्म्स बाय टर्म्स की बात करते हैं। अब टुडे हम जिस थ्योरम की तरफ आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे वो ये है कि इफ x इज इक्वल टू एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर देन x इज अ कॉशी सीक्वेंस। वो ये कहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है रियल नंबर का तो हमेशा वो कॉशी सीक्वेंस होगा। लेकिन एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें, इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं है। कन्वर्स क्या होगा, इट इज़ कन्वर्स इज दैट कि अगर कोई सीक्वेंस कॉशी है, ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस कॉशी है तो ये ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, ठीक है, नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि नॉट कंपल्सरी कि वो कन्वर्जेंट भी हो। ठीक है, इसका कन्वर्स जो होता है वो होल्ड नहीं करता, ज़रूरी नहीं है, नॉट होल्ड। ठीक है, नॉट होल्ड, इसका कन्वर्स जो होगा वो होल्ड नहीं करेगा। इट मीन्स कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा एक कॉशी सीक्वेंस भी होगा, मतलब ये। लेकिन अगर कोई कॉशी सीक्वेंस है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट ही हो। नाउ हम इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। सिंस x इज इक्वल टू एक्स एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, जो चीज़ हमें गिवन है हम उस चीज़ को ले लेंगे। हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस गिवन है तो हम उसी की डेफिनेशन को भी अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमेशा हर थ्योरम में मैंने अप्लाई किया और आपको पता है। ऑफ रियल नंबर्स, so there exists x मैंने क्या लिया, that it's a limiting point such that limit of
x इज इक्वल टू दैट इज लिमिट ऑफ एक्स एन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैंने एक ऐसा एक्स एन की एक लिमिट पॉइंट ले ली एक्स बाय गिवन, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको लेते हुए कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्ज करती है तो उसका कोई लिमिटिंग पॉइंट जरूर मौजूद होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन there that is greater than to 0 there exists a k of epsilon such that, हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल द एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑफ एप्सिलॉन। के ऑफ एप्सिलॉन के बारे में आपको पता है कि ये कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, यानी एन जो होगा वो किसी नेचुरल नंबर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। ओके, डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जस्ट आप कंसीडर करेंगे, लेट कंसीडर अगर मैं करती हूँ, वी कंसीडर, असल में हमें प्रूफ जो करना है कॉची सीक्वेंस प्रूफ करना है। कॉची सीक्वेंस के लिए मैंने इस चीज को कंसीडर कर लिया, ठीक है। मुझे अब ये प्रूफ करना है ये वाली टर्म है जो किसी एक एप्सिलॉन से लेस हो जाए तो, और m और n भी किसी एक नेचुरल नंबर से ग्रेटर हो जाए, तो ये चीज मेरे पास क्या प्रूफ कर देगी, इट्स अ कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। सो मैं इस चीज को कंसीडर करते हुए चलती हूँ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स एम आ जाएगा। आपको पता है कि अगर माइनस एक्स या प्लस एक्स मैं इसके अंदर कर दूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आंसर आ जाएगा, ये चीज यही बन जाएगी। तो ये चीज क्या होगी, अगर इसके इक्वल है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, हम इसको यूं लिख सकते हैं। अब मॉडुलस के अप्लाई डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, हमारे पास जब भी मॉडुलस अलग अलग किसी भी दो टर्म्स पे अप्लाई होता है तो हमेशा इन इक्वलिटी में ये चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। दैट इज एक्स एन माइनस एक्स एंड प्लस एक्स एन माइनस एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नाउ अब हमें ये बात पता है कि चूंकि हमने अभी डेफिनेशन के हिसाब से बताया है कि एक्स एन माइनस एक्स जो है वो एक लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। हम उसी डेफिनेशन को ही लेते हुए चल रहे हैं जो हमने यहाँ पर अभी बताया। इसी तरीके से आप जानते हो कि इसकी यानी सीक्वेंस की किसी भी टर्म को लोगे और उसको माइनस से एक्स से माइनस करोगे उसके लिमिटिंग पॉइंट से, तो उसका आंसर भी एप्सिलॉन से ही छोटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, इस चीज को लेते हुए इक्वेशन 1 को यूज करते हुए, और क्योंकि वो हर टर्म के लिए सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको जो लिख सकते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन। ये भी लेस हो गया एप्सिलॉन z, और ये भी, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो ये है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो क्योंकि सीक्वेंस की हर टर्म के लिए ये चीज सेटिस्फाई करेगी तो ये टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और लेस देन एप्सिलॉन के हिसाब से हम यहाँ पर फिर लिख देंगे फॉर ऑल दी, क्योंकि अगर हम n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k ऑफ एप्सिलॉन बोलेंगे तो हम इसके लिए फॉर ऑल दी m के लिए भी इस चीज को बोल देंगे k ऑफ एप्सिलॉन, और इस k ऑफ एप्सिलॉन को आप h ऑफ एप्सिलॉन भी बोल सकते हैं। नाउ लेट आप क्या कर लोगे कि इन दोनों चीजों को अगर आप कोई से दो पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। वो दैट इज, अगर मैं एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन को 2 ऑफ एप्सिलॉन को मैं इसको जस्ट लिख सकती हूँ एप्सिलॉन डैश, और इस k ऑफ एप्सिलॉन को h ऑफ एप्सिलॉन भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो भी कोई एक रियल नंबर ही है, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ऐसे ही मैंने इसको m और n को लिया है जो कि उससे ग्रेटर ही होगा। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लो, हमारे पास तो प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था ना कि एक्स एम माइनस एक्स एन, ठीक है। इसकी जगह पे आप इस लेस देन के साथ के साइन के साथ यहाँ पर एप्सिलॉन डैश लगा दें, ठीक है। हमने एप्सिलॉन डैश कर दिया फॉर ऑल दी m एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k और सॉरी h ऑफ एप्सिलॉन। हेंस मेरे पास ये बात प्रूव होगी। ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। हेंस प्रूव दैट every convergent sequence is a Cauchy sequence, ठीक है।
हमारे पास ये बात प्रूव होगी। इसका मतलब कि हर कन्वर्जन सीक्वेंस क्या होती है, हमेशा एक कॉशी सीक्वेंस होती है। इसको बाय मैंने आपको डेफिनेशन को ही रखते हुए कन्वर्जन सीक्वेंस की उसी को ही आगे मूव करते हुए मैंने इजीली इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि हर कन्वर्जन सीक्वेंस जो होती है वो कॉशी सीक्वेंस होती है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट न्यू सीरीज के टॉपिक को लेते हुए चलूंगी और इंशाल्लाह उसी से रिलेटेड अपने नेक्स्ट वीडियोस को बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।